हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 61 का क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, जो इसी संडे को टेस्ट लिया गया था। एलडीसी जेई जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उसी का एक क्वेश्चन है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं या पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह क्वेश्चन जो है स्लेम डिवीजन का यह क्वेश्चन है, जिसका एग्जाम 12/5/2024 को यह एग्जाम हुआ था। चलिए आप लोग को ये भी बात बता दूं कि जो भी भाई का अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो क्वेश्चन को भेज दिया करें, ताकि मैं उसका वीडियो बना सकूं। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन शुरू होने से पहले मैं कहूँगा कि जितने भी जो टेस्ट हुए हैं उसमें बहुत सारे जो टेस्ट हुए उसमें गाड़ी जितने भी होते हैं, चाहे वो ICF LHV डेमो या वैगन जो भी है, तो वैगन से तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं देखते हैं, लेकिन इस सेट में ज़्यादातर जो है नियम कानून से क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जितने भी सब नियम होता है, D&AR हुआ, रेल आचरण नियम हुआ, HOER हुआ, स्टोर हुआ, बाकी जितने भी सब क्वेश्चन, इससे ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन है और इस पर विशेष करके लोग ध्यान नहीं देते हैं। और इसमें जो है जो भी क्वेश्चन है उसी से ज़्यादातर है, इसलिए इसमें सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में अवश्य जो है नोट करेंगे। चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि मुख्यालय स्तर पर PNM का अध्यक्ष कौन होता है। देखिए यहाँ पर हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय स्तर पर यह क्वेश्चन किया है कि मुख्यालय स्तर पर जो है कौन सा इसका मतलब अध्यक्ष होते हैं। तो इनका अध्यक्ष जो है GM होते हैं, अर्थात जनरल मैनेजर, जो हेड क्वार्टर के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। 2 नंबर में क्या कह रहा है, बाकी सब तो आप जान रहे हैं। जैसे आप छोटा जैसे वर्कशॉप में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का अध्यक्ष जो है CWM होंगे, चीफ वर्कशॉप मैनेजर होंगे, नहीं तो इसी हिसाब से जो डिवीजन में होंगे वो डिविजनल जो होता है DRM होता है, डिविजनल रेलवे मैनेजर। ठीक है। तो यह हेड क्वार्टर स्तर पर पूछा है तो यह जनरल मैनेजर अर्थात GM साहब हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर में क्या कर रहा है कि प्रभाग स्तर पर परिणाम PNM का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है। तो इसका देखिए यहाँ पर DRM जो है डिविजनल रेलवे मैनेजर। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये सब क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलते हैं। आप लोग कॉपी में 100% नोट करेंगे। ठीक है। वीडियो को रोक रोक करके अब इसको नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या कह रहा है कि संभागीय देखिए डिविजनल लेवल पर कह रहा है संभागीय स्तर पर PNM का संयोजक जो है कौन होता है। तो देखिए C नंबर में सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर अर्थात DPO जिसको कहा जाता है, DPO डिविजनल पर्सनल ऑफिसर। ठीक है। ये देखिए ऊपर वाले में क्वेश्चन में था कि प्रभाग स्तर पर। ठीक है। देखिए जबकि दोनों में जो है डिविजनल लेवल जो है लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए है चेयरमैन है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन में जो है अंतर है। ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि संभागीय स्तर पर PNM का संयोजक कौन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए C नंबर में सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर इसका होता है। ठीक है। इसका जो है DRM हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सब जो है रनिंग क्वेश्चन है, इस पर विशेष लोग ध्यान भी नहीं देता है। खाली केवल जो है ICF डेमो मेमो या वैगन में लोग एकदम भीड़े रहते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ता है कि दहेज लेन देन से संबंधित नियम रेलवे आचरण नियम 1966 के नियम संख्या में निहित है। जो दहेज के लिए लेन देन जो होता है उससे संबंधित यह कह रहा है कि किस में है। तो रेल आचरण नियम जो है 1966 वाला जो PDF जो हम दिए हुए हैं उसमें जो जा करके आप लोग जरूर पढ़ेंगे। उसमें सारे नियम जितने भी दिया हुआ है वो जो है सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उसको पढ़ेंगे। बहुत सारे उसमें नियम हैं। तो इसमें जो है 13 के A जो है उसमें लिखा हुआ है कि दहेज लेना जो है ठीक नहीं है। ठीक है। उसमें डिटेल रूप से मैंने उसमें लिखा है, जो रेल आचरण नियम वाला जो PDF है या वीडियो भी जा कर के देखेंगे, उसमें तो बहुत सारे लिखे हैं। जैसे उसमें हमने टाइप किया है कि कोई भी रेल सेवक न तो दहेज देगा, न ही दहेज लेगा, और न ही ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करेगा किसी को।
किसी को भी मतलब कि प्रोत्साहन नहीं करना है कि हाँ मतलब कि दहेज देना है, लेना है। दूसरा में क्या कह रहा है कि दूल्हा या दुल्हन जो भी हो कि रिश्तेदार, माता पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा। ठीक है, बहुत सारे नियम है, उसमें जो है आप लोग जरूर जा करके मतलब कि पीडीएफ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह जो है तेरे के ए में दिया हुआ है, जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, या रेल आचरण नियम वाला जो है वीडियो देखेंगे। देखिए इसमें से थोड़ा कट रहा है। कह रहा है ट्रेन के पहले स्टेशन से रवाना होने से पहले लोको पायलट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सी नंबर में जो दिया है ब्रेक फील्ड टेस्ट, यानी ब्रेक का टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कह रहा है कि स्टेशन से रवाना होने से पहले, रवाना होने से पहले जब स्टेशन पर खड़ी है गाड़ी, जब रवाना होने ही वाला है तो उसके पहले जो है देखते हैं गाड़ी को थोड़ा आगे पीछे करके वो ब्रेक को अपना देख लेता है कि ब्रेक में कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ब्रेक फील्ड टेस्ट जो है देख लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर में कह रहा है कि ईएनएचएम अनुबंधों को डैश के आधार पर अंतिम रूप जो है दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हिंदी में जो देखिएगा तो परिणाम आधार और ग में भी परिणाम आधार, हिंदी दोनों का एक ही होता है, लेकिन आपको इंग्लिश में जो है अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर चलेंगे तो यहाँ पर होगा आउटकम बेस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विशेषकर इंग्लिश वाला इसमें याद रखिए क्योंकि हिंदी दोनों का एक ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है कि मुख्यालय रेलवे सुरक्षा आयुक्त CCRS, ठीक है, किस मंत्रालय का संचालन करता है। ठीक है, किस मंत्रालय का संचालन करता है। तो बी नंबर में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अर्थात नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यह जो है संचालन करते हैं। मुख्य रेलवे सुरक्षा आयुक्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है 8 नंबर में SF5 के बारे में किया है कि SF5 जो है क्या है। तो SF5 के बारे में तो सभी लोग जानते हैं भाई कि SF5 जो है बहुत ही मतलब खतरनाक है। किसी को SF5 ना मिले तो अच्छा है, क्योंकि वो मेजर प्लांटी बड़ी शास्ति होता है। ठीक है, इसमें जो है मतलब कि ज़्यादा रिस्क जो है इसमें मतलब कि आपको उठाना पड़ता है। ठीक है, SF तो स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है मेजर प्लांटी जो है हो जाएगा क्या दिया है, मेजर प्लांटी 8 नंबर, यानी मेजर चार्जशीट, मेजर प्लांटी माइनर प्लांटी, मेजर चार्जशीट, माइनर चार्ज। देखिए यहाँ पर दोनों होना चाहिए, यहाँ पर मेजर प्लांटी भी हो सकता है और मेजर चार्जशीट भी हो सकता है। ठीक है, यानी मेजर प्लांटी या मेजर चार्जशीट जो है SF5 जो है इसके अंतर्गत दिया जाता है। ठीक है, और जैसे कि आप SF5 में, SF1 में क्या होता है, निलंबन यानी सस्पेंशन होता है। 2 नंबर में जो है समझा गया निलंबन, अर्थात अगर आप पुलिस के कस्टडी में हैं, कोई आप गलती कर दिए हैं, कुछ समय बाद एक मतलब कि आपके रेल प्रशासन को पता चलता है कि आप पुलिस के कस्टडी में हैं, तो आप जब से पुलिस के कस्टडी में हैं तब से आपको जो है निलंबित माना जाएगा। इसीलिए उसको SF2 जो है डीमेड सस्पेंशन इसको कहा जाता है, उसके अंतर्गत आपको रखा जाएगा, यानी माना गया निलंबन या समझा गया निलंबन। ठीक है, और 3 में जो है निलंबन के बारे में समझ ली, क्योंकि इसके ज़्यादा आप लोग मतलब कि आप लोग के सामने आता है, इसलिए SF के बारे में शॉर्टकट में जल्दी हम समझा देते हैं। जब आप निलंबित हो जाते हैं तो आप बेरोजगार हो जाते हैं, तो बेरोजगार हो जाते हैं तो वहाँ पर जो है आपको निर्वाह भत्ते के लिए मांग करना पड़ता है कि हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तो उसके लिए जो है SF3 के अंतर्गत जो है निर्वाह भत्ते की स्वीकृति, यानी SF3 के अंतर्गत जो है निर्वाह भत्ते की स्वीकृति के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होता है SF3। ठीक है, और SF4 जो है निलंबित से मतलब वापस लेना, यानी निलंबन को वापस लेना या निलंबित जब है उससे छुटकारा पाना, तो SF4 के अंतर्गत जो है उसको
रखा जाता है या लिया जाता है, ठीक है। ISA 5 जो आप सामने देख रहे हैं मेजर प्लांटी होता है या मेजर चार्जशीट भी हो जाएगा आपको, ठीक है। और 6 नंबर में होता है SF 6 में क्या होता है कि दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देना, यानी जो भी दस्तावेज है उसका निरीक्षण आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अधिकारी होगा वही करेगा। और SF 7 क्या होता है, जांच अधिकारी की नियुक्ति। जो आपको निलंबित किया गया है, आप जब कोई गलती किए हैं तो उसमें जो जांच अधिकारी की जो नियुक्ति होता है वो SF 7 के अंतर्गत जो है होता है, ठीक है। और SF 8 जो है प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति। SF 8 में क्या होता है, प्रस्तुति अधिकारी की नियुक्ति होता है, ठीक है। नियम A 9 जो है इसको हटा दिया गया, आपको कहीं देखने को भी नहीं मिला होगा, या क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा मतलब SF है जिसको हटा दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो 9 है जिसको हटा दिया गया है, ठीक है। और 10 में जो है शामिल कार्यवाही का आदेश होता है। इस सबसे नीचे जो है नहीं पूछता है, लेकिन सुन लीजिए। 11 वाला पूछता है, ठीक है, माइनर पेनाल्टी के बारे में। छोटी शास्ति SF 11 जो है छोटी शास्ति की चार्जशीट होता है, ठीक है। और 11 के ए जो होता है छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्यवाही 11 के ए में होता है, ठीक है। और 11 के बी में क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो 11 का यानी प्रविष्टि है, ठीक है। और सी में क्या है, 11 के बी में फर्म 11 का प्रविष्टि, और 11 का सी में क्या है, बड़ी शास्ति जारी करने के बाद छोटी शास्ति। तो 11 के ए और 11 का सी आप लोग ज्यादातर याद रखिएगा। 11 के ए में क्या है, छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति, ठीक है, यानी छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्यवाही। और सी में क्या है, 11 के सी में कि बड़ी शास्ति जब जारी कर दिया जाता है तो उसके बाद फिर छोटी शास्ति दिया जाता है। यानी अगर पता चल गया कि नहीं आप कोई छोटा गलती किए हैं तो बड़ी शास्ति तो पहले मिला हुआ था, तो फिर उसके बाद में हम लोग छोटी शास्ति उसको जारी करते हैं, तो वो जो है 11 के सी में होगा, ठीक है। कोई छोटी शास्ति मिला है, बाद में पता चला कि बहुत बड़े गलती किए हैं, तो 11 के ए के द्वारा होगा छोटी शास्ति पर बड़ी शास्ति की कार्रवाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रेल कर्मचारी के लापता होने की तारीख से कम डैश वर्ष की समाप्ति के बाद पात्र आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने पहले ही बोला है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नियम से है, बहुत सारे नियम आप जानते हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस पर विशेष करके लोग ध्यान नहीं देते हैं, ज़्यादातर टेक्निकल पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और यह क्वेश्चन जब आता है तो वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 100% कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो अगर रेल कर्मचारी लापता हो जाता है तो कितना दिन के बाद उनके जो भी आश्रित होंगे पत्नी या पुत्र, तो वो अनुकंपा पर उनको नौकरी दिया जाएगा। तो ये जो है 2 वर्ष अगर लापता कोई हो जाता है तो उसको हम लोग उसके बाद में दिया जाएगा। चलिए आप ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 10 नंबर में क्या है कि रेल कर्मचारी की मृत्यु के मामले में सीजीए जो है के लिए विचार किया जाने के लिए कौन सा पात्र नहीं है, मतलब कि कौन सा नौकरी नहीं लेगा, इसके बारे में देखिए। ये क्या है, मैरिड सन, ये तो पात्र होगा, मैरिड हो चाहे अनमैरिड, ये तो लड़का जो है उसका तो पात्र है ही। मैरिड डाउटर देखिए, और इसमें जो है पत्नी, तो कहने का तात्पर्य यह है कि 1 नंबर में तो पत्नी अधिकारी होता है, अपना मतलब अधिकार उसका होता है। दूसरे नंबर में जो है सन होंगे यानी पुत्र होंगे। मैरिड डाउटर, जो मैरिड डाउटर है, जो विवाहित जो पुत्री है, तो इनका जो है बाद में नंबर आएगा, लेकिन अधिकारी तो तीनों है ना, ठीक है। और इस पर विचार जो है कौन करेगा, तो इनको अगर नौकरी देना है मैरिड डाउटर को अर्थात विवाहित पुत्री को, तो इसके लिए GM साहब इनका इस पर विचार करेंगे, ठीक है। और बाकी नीचे के अफसर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए GM साहब जो है जनरल मैनेजर महाप्रबंधक साहब इस पर विचार करेंगे, तब जाकर के इनका होगा, क्योंकि मैरिड डाउटर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस पर। हाई जो है ब्रोदर इन लॉ, जीजा या साला, तो ये लोग जो है ये बिल्कुल पात्र नहीं है, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन में है कि नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ब्रोदर इन लॉ जो है ये पात्र नहीं है, ठीक है, मतलब अनुकंपा पर नौकरी लेने का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि वित्तीय मामलों में SPO को कहा जाता है, ठीक है। तो B नंबर में देखिए क्या कह रहा है, शेड्यूल ऑफ पावर, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा शेड्यूल ऑफ पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बायोटालिस में रेलवे से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये जो है डीआरडीओ होगा, ठीक है। डीआरडीओ जो है रेलवे जो है बायोटायलेट वहीं विकसित किए हुए हैं, ठीक है। बायोटायलेट के बारे में भी बहुत सारा मतलब कि क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, आप लोगों को कई बार हम बताए भी हैं, ठीक है। देखिए, डीआरडीओ जो है रेलवे से जितने भी विकसित हो रहे हैं सब डीआरडीओ का ही कमाल है। इसमें जो है कंफ्यूज आप लोग करते हैं कि डीआरडीओ का जो नियम है कि कितने जो है शौचालय होते हैं, यानी आप कोच में जो देखते हैं कितने शौचालय होते हैं, तो देखने के लिए आप लोग को 4 मिल जाता है, लेकिन कहीं-कहीं आप लोग को आंसर देखने में क्या मिलता है कि नहीं 3 है, तो आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज कर जाते हैं कि तो 3 हम लोग तो 4 देखे हैं, 3 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जैसे डीआरडीओ की हम जो सामने आया है इसी बात पर हम बता रहे हैं कि डीआरडीओ का कहना है कि 4 शौचालय जो होते हैं उसमें से एक जो है मिनी पेंट्री के लिए रखा जाएगा। मिनी पेंट्री जैसे कि खान-पान का सामान हो या जो कपड़ा जो होता है ना, क्या बोलते हैं बेडशीट वगैरह, कंबल वगैरह जो भी कुछ है, उसके लिए एक ठो मिनी पेंट्री होगा और 3 ठो शौचालय होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पर 4, लेकिन आप थ्योरी में कहीं भी पढ़ेंगे तो डीआरडीओ का कहना है कि 3 ही शौचालय होते हैं और अगर इस तरीके का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग 3 ही मारिएगा, क्योंकि 3 ही इसका आंसर है कि मतलब कि पूंछ में जो है कितने शौचालय होते हैं, तो 3 ही मारिए, क्योंकि आप थ्योरी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे थ्योरी के हिसाब से आएंगे, ठीक। चलिए, तो शौचालय बायो टॉयलेट के बारे में यह क्वेश्चन किया था, इसलिए बायो टॉयलेट के बारे में जो है कुछ हम आपको जानकारी यहाँ पर दे देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आता है कि उसमें जो है कौन सा बैक्टीरिया उसमें जो है डाला जाता है, ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला जाता है बायो टॉयलेट में, ठीक है। यह 6 से 8 घंटे में यह दुगुना हो जाता है, समझे कि नहीं। उसमें बैक्टीरिया जो है 6 से 8 घंटा में दुगुना हो जाता है और द्रव एवं गैस के रूप में इसका अपघटन होता है। क्वेश्चन आता है कि जो डाइजेस्टर के द्वारा जो बाहर अपशिष्ट जो निकलता है किस रूप में निकलता है, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, तो वहां पर जो है द्रव एवं गैस यानी पानी और हवा के रूप में बाहर निकलते हैं। वो एनाएरोबिक जो बैक्टीरिया होता है उसको पानी के रूप में एकदम परिवर्तित कर देता है, उस हिसाब से वो बाहर निकलता है, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि डाइजेस्टर टैंक में 3 से 4 महीने तक यह एनाएरोबिक जीवाणु जो है रह सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि कितने महीने तक रह सकता है, तो 3 से 4 महीने तक यह रह सकता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने डिग्री सेल्सियस पर वह जो है बना रहता है या जीवित रहता है, तो 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है एनाएरोबिक जो है बैक्टीरिया जो है जीवाणु जो है वह जीवित रहता है या बना रहता है, ठीक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 4-5 को आता है जो आप लोग के सामने हमने रख दिया, ठीक है। और क्वेश्चन 3-4 गो आता है आपको डायमेंशन से, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि जो टैंक जो उसका होता है बायो टॉयलेट का, वो जो है मतलब कितना बाई कितना का होता है, तो ये जो है आपको होता है 1150 गुना 720 720 गुना 540, ठीक है ना। उसका जो साइज जो होता है, ठीक है ना। और कुल आयतन अगर पूछता है, कुल आयतन ध्यान दीजिएगा, कुल आयतन, ठीक है। कुल आयतन अगर पूछता है, कुल आयतन तो 400 लीटर का हो जाएगा, 400 लीटर का, ठीक है। अब प्रभावी आयतन है, वो पूछता है प्रभावी आयतन, प्रभावी आयतन, प्रभावी आयतन कितना हो जाएगा, तो 300 लीटर का हो जाएगा। दोनों पर ध्यान दीजिएगा, 400 और 300 लीटर, ठीक है ना। तो ये जो है इस पर ज्यादातर कंफ्यूज कर जाते हैं, तो हाँ प्रभावी पूछेगा तो 300 और कुल आयतन अगर पूछेगा तो क्या बोलते हैं 400 लीटर, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाली क्वेश्चन आता है, देखिए इसको आप लिख लीजिए, खाली टैंक का भार, खाली टैंक का भार जो है कितना होता है, तो खाली टैंक का भार जो है 110 यहाँ पर केजी हो जाएगा, ठीक है। 110 केजी का होता है खाली भार का टैंक, ठीक है। और भरे टैंक का भार अगर पूछ दे, भरे टैंक का, तो भरा हुआ टैंक जब रहेगा तो 110, जैसे प्रभावी आयतन आप पढ़े ऊपर कि 300 लीटर का होता है, ठीक है। प्रभावी आयतन अभी हमने बताया कि 300 लीटर का होता है, तो 300 लीटर में 110 केजी मतलब इसको हम जोड़ देंगे, अर्थात 410 केजी का ये कब हो जाएगा, मतलब भरे टैंक का भार,
जब भरा हुआ टैंक अगर पूछ दे, भरा हुआ तो 410 केजी, खाली टैंक 110 केजी और कुल आयतन 400 लीटर, प्रभावी आयतन 300 लीटर। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और एक भी और क्वेश्चन आ जाता है कि पटरी सतह से ऊंचाई जो है वो टैंक का, जैसे मान लीजिए पटरी है और यहाँ पर टैंक लगा हुआ है ऊपर में, तो ये ऊंचाई कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो यह 220 जो है 220 होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस सबको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि इस पर जो है विशेष ध्यान आप लोग नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। तो 13 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रोलिंग स्टॉक में लीफ स्प्रिंग होता है। तो कौन सा है, या 140 टन क्रेन जो बीडी क्रेन जो है उसमें जो है लीफ स्प्रिंग होता है। ठीक है, 140 टन वाला क्रेन वाला भी आप लोग पीडीएफ जाकर पढ़ेंगे, पीडीएफ सबको मिला हुआ है। चलिए 14 नंबर में क्या, निम्नलिखित में से कौन सा काटने का उपकरण नहीं है। तो देखिए यह जो है डी नंबर में इंचेस क्या लिखा है, रिंच। ठीक है, ये जो है काटने का उपकरण जो है नहीं है, बाकी ग्राइंडिंग वगैरह जो है, हैंड ड्रिलिंग जो ये सब जो है आपको काटने वाला है, यानी कट थोड़ा या बहुत जैसे भी हो काटता है। 15 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से विषम जोड़ों विधि ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पर रिवेटिंग, ब्रोजिंग, सोल्डरिंग, वेल्डिंग। तो देखिए सब जो है सोल्डरिंग, वेल्डिंग ये सब जितना भी है यह एक कैटेगरी का है, लेकिन रिवेटिंग जो है ये दूसरे कैटेगरी का है। ठीक है ना, क्योंकि रिवेटिंग में जानते हैं कि दो पार्ट जो है, दो पार्ट यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिवेट जो है लगाया जाता है। ठीक है ना, जबकि सोल्डरिंग जो है आप सब जान ही रहे हैं कि वेल्डिंग किस प्रकार किया जाता है, सब उसी टाइप से सोल्डरिंग या ब्रोजिंग जो है ये सब एक कैटेगरी का हो गया। ठीक है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो यह जो है गूगल क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सब विंडोज वगैरह एंड्रॉयड जो है ये सब है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 16 नंबर का, गूगल क्रोम। ठीक है, आप लोग खुद देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन कुछ अलग ढंग का है। ठीक है, इस पर विशेष ध्यान दें। कह रहा है कि CNW द्वारा आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला नवीनतम अग्निशामक यंत्र क्या है, नवीनतम नया। ठीक है, तो पहले CO2 वगैरह ये सब जो है प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब जो है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों, क्योंकि यह ड्राई मतलब सूखा, इसका फुल फॉर्म में होता है DCP यानी ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर या पाउडर के रूप में होता है, इसका आजकल प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है ना, CO2 टाइप का ये सब भी प्रयोग होता है, लेकिन विशेष करके अब चाहे एसी कोचों क्वेश्चन आता है कि एसी कोचों में किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वहां पर DCP टाइप उसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो DCP टाइप। अब इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट जो आता है DCP टाइप वाला में, इससे जो क्वेश्चन आता है कि इसको कितने दिन पर रिफिल किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं कि कितने दिन पर रिफिल किया जाता है और क्या बोलते हैं, और कितने दिन पर उसको मतलब चेक किया जाता है। ठीक है, यानी रिफिल का मतलब फिर से कब भरा जाता है और उसको कब चेक किया जाता है। तो आप लोग जो है 12 महीना अर्थात 1 ईयर और क्वार्टरली मतलब 3 महीना पर आप लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो अगर रिफिल का क्वेश्चन आता है कि उसको कब भरा जाता है, यानी फिर से कब उसको भरा जाता है, तो फिर से अगर पूछता है तो ये हो जाएगा 1 साल पर, अर्थात ये 1 ईयर। ठीक है, अगर और उसको कब चेक किया जाता है तो क्वार्टरली अर्थात 3 मंथ पर, 3 माह पर उसको चेक किया जाता है। ठीक है ना, चेक जो है 3 महीना पर किया जाता है और फिर से जो है रिफिल जो है फिर से कब भरा जाता है तो 1 साल पर भरा जाता है। ठीक है, 1 साल पर। तो ये इसमें ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज करते हैं। ठीक है ना, तो इसको जो है आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, कंफ्यूज आप लोग नहीं कीजिएगा। आज देख ही रहे हैं कि थोड़ा आराम आराम से बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ धूप हो जा रहा है। आप लोग तो जान ही रहे हैं कि हम किस चक्कर में पड़े हुए हैं, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, वीडियो नहीं बन पा रहा है। अब इतना ना दौड़ धूप हो जा रहा है कि आदमी आदमी बोल नहीं पा रहा, इतना टेम्पर खत्म हो जाता है सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 में क्या है कि ट्रैफिक किस मेमो के माध्यम से परीक्षण के लिए फ्रेट रेक के पेशकश कर रहा है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन में, तो ये जो है इसका हो जाएगा T431। ठीक है, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लेंगे। ठीक है,
आगे को देखिए, रेल कर्मचारी के आश्रित को ऊपरी आयु में छूट देने के लिए कौन सा सक्षम, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपरी आयु में जो है छूट देने के लिए यहाँ पर अगर जीएम साहब अगर यहाँ पर अगर ऑप्शन होता तो हम जीएम लगा देते, लेकिन यहाँ पर डीआरएम है, ठीक है। तो डिविजनल रेलवे मैनेजर जो है ये हो जाएंगे, आंसर इसका नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि डीआरएम साहब हैं दूसरे स्थान पर, वो भी कर सकते हैं, जीएम साहब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो डीआरएम साहब हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। धोखा से नेगेटिव नहीं मारिएगा, ठीक है। अगर जीएम और डीआरएम रहता तो हम जीएम को लगा देते, ठीक है। तो डीआरएम साहब हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कर है नई पेंशन योजना के रिटायर एक के तहत कर्मचारी के खाते में कर्मचारी योगदान की दर क्या है, ठीक है। तो पहले यह जो है 10% था, ठीक है। कहीं कहीं पुराना सेट में 10% आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है 14% हो गया। आप लोग को पे जो पीएफ जो कटता होगा, फिर उसमें जो 14% जितना आपका कटता है, फिर उसका 14% उसमें मिला करके जमा किया जाता है, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते हैं, हर एक मंथ देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि केंद्र सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईएसडब्ल्यू के लिए आरक्षण प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो ये जो है 10% है, ठीक है। इस पर एक तो देखिए 10% है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिनका एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जिनका रोल नंबर जो है 160 है, रोल नंबर जो टेस्ट में शामिल है 160 है, उन्होंने क्वेश्चन किया था कल, उनको वीडियो में ही मैं समझा दूं। उनका क्वेश्चन ये था कि सॉप इशू जो है, और इसका भी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसीलिए मैं दोनों को उनका क्वेश्चन क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप लोग भी सुन लीजिए कि देखिए वहाँ पर कंडम दाया, जैसे आईसीएफ का व्हील का कंडम दाया जो है 825 होता है। रोल नंबर 160 वाले जरूर सुनेंगे मेरे भाई, ठीक है। 25 होता है, कब जब गाड़ी चल रही है तो 125 जो है पर हम कंडम कर देंगे, लेकिन जब वह चाका या व्हील जब वो शॉप में आता है, ठीक है, कितना भी दाया हो, ठीक है, तो न्यूनतम मतलब 837 mm से कम, अगर 837 mm से अगर कम उसका दाया है तो उसको हम इशू नहीं करेंगे, अर्थात लास्ट दाया 837 तक जो है उसको हम मतलब कि इशू कर देंगे, यानी शॉप से इशू के मतलब बाहर जाने देंगे। उससे नीचे अगर रहेगा तो हम बाहर जाने नहीं देंगे। लेकिन ये 825 है कि शॉप से बाहर है, अगर उसका दाया 825 है तो उसको हम कंडम कर देंगे, या शॉप में भी आ जाए तो हम 837 से नीचे भी रहेगा 825 तक उसको हम मतलब कंडम कर देंगे, ठीक है ना। और न्यू साइज तो आप लोग जानते हैं कि 915 mm होता है, चाहे वो आईसीएफ हो या एलएचबी हो, ठीक है। और एलएचबी में जो है 845 कंडम होता है और एक 855 भी होता है, ठीक है। तो जिसका वेब थिकनेस जो है 17 ± 3 रहता है उसका 845 होगा, और 14 ± 3 जिसका वेब थिकनेस होगा उसका कंडम साइज 855 होगा, ठीक है। लेकिन वेब थिकनेस वाला क्वेश्चन जो है 160 वाले रोल नंबर सुनेंगे भाई, आप ही के लिए हम समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझ लें। तो क्योंकि उनका क्वेश्चन मैसेज व्हाट्सएप पर आया था कि सर इसके बारे में हमको थोड़ा समझा दीजिए। तो 845 जो है जिसका वेब थिकनेस 17 ± 3 होगा, 855 जिसका वेब थिकनेस 14 ± 3 होगा, उसका 855 होगा। तो जो क्वेश्चन में वेब थिकनेस दिया है, वेब थिकनेस के हिसाब से तब भी हम इस प्रकार हम मारेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में केवल 845 और बी ऑप्शन में 855 दिया हुआ है, तब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आप फंस जाते हैं कि फिर अब किसको मारेंगे, तो वहाँ पर हम 855 मारेंगे, ठीक है। जब अगर दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है तो 855 मारेंगे। वेब थिकनेस के हिसाब से दिया है तो 14 दिया है, अगर 14 कम अंक वाला वेब थिकनेस दिया है तो अधिक वाला मारेंगे, और 17 ± 3 अर्थात ज़्यादा अंक वाला वेब थिकनेस दिया है तो कम वाला मारेंगे। यह याद करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग मारेंगे। अगर इस ऑप्शन में कोई इसमें से एक ही दिया 845 855 तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको मार लेंगे, ठीक। तो 160 वाले भाई समझ गए होंगे, जहां तक विश्वास है 160 जिनका रोल नंबर है। चलिए, और ये जो है केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण जो है डी नंबर में जो है 10% जो है उनको दिया जाता है, ठीक है।
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अनुकंपा के आधार पर लेवल 7 में नियुक्ति पर विचार करने के लिए सक्षम अधिकारी जो है कौन से हैं? तो जीएम साहब हैं, अर्थात जनरल मैनेजर है। ठीक है, ये सब रटने वाला क्वेश्चन है, नियम वाला सारा बोलबे की कि नियम से सारा क्वेश्चन है। विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वीकृत करने में सक्षम अधिकारी कौन है? तो जीएम साहब है। हमने ऊपर ही बताया था, ऊपर क्वेश्चन आया था कि मतलब अगर अनुकंपा के आधार पर किसको किसको दिया जाता है नौकरी, तो नौकरी जो है डॉक्टर को यानी बेटी को, बेटा को और पत्नी को दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर को जब भी दिया जाएगा लड़की को, विवाहित लड़की को, तो हम उसके जीएम साहब ही उस पर विचार करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध नियम यानी अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो है 1986 में, यानी ए नंबर में दिया हुआ है। 1986 में जो है भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम अधिनियम जो है बनाया गया है। ठीक है, बार बार ये बोल रहा हूं कि इस सबको याद रखेंगे, नियम कानून से ज्यादा इस सेट में क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाल श्रम श्रम अधिनियम 1986 किसका उदाहरण है? ठीक है, किसका उदाहरण है? तो देखिए यहाँ सुरक्षात्मक श्रम विधान यानी सुरक्षा से संबंधित है जो है बाल श्रम, बालक को अर्थात बच्चे लोगों को सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसका बी नंबर जो है आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर में क्या करें? निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? ठीक है, कौन सा? ऑप्शन में आप आगे देख लीजिए, यहाँ पर विनियामक श्रम विधान, कल्याणकारी श्रम विधान, सुरक्षात्मक विधान, उपयुक्त में से सभी, यानी इसमें सभी हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी है ये सब के सब इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर डी होगा, अर्थात घ आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किस मेमो के माध्यम से आने वाली ट्रेनों की चोरी और क्षति की नियुक्ति के रूप में रिपोर्ट की जाती है? अगर गाड़ी आ रही है तो उसमें जो भी सामान अगर चोरी हो जाता है, क्षति अगर कोई मतलब पहुंचता है किसी पार्ट पुर्जा का, तो उसको रिपोर्ट जो है किस मेमो में हम उसको देंगे? ठीक है, यह क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये जो है मेमो का नाम है RS-18। ठीक है, उसमें देंगे। ठीक है, एक आता है RS-16, RS-17। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो RS-16 जो है यह सिक मेमो के लिए में हम लोग प्रयोग करते हैं। किस मेमो का सिक के लिए प्रयोग करते हैं? RS मतलब 16 का, और फीट मेमो के लिए RS-17 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह ज्यादा क्वेश्चन आता है इसमें। ठीक है, और RS-18 जो है आप देख रहे हैं कि अगर कोई ट्रेन आ रही है और उसमें कोई सामान क्षति पहुंचा है या चोरी हो गया है तो RS-18। ये सब मेमो का नाम है, RS-16, 17, 18 ये सब ध्यान में रखेंगे। तो 16 जो है सिक मेमो के लिए, और 17 फिट मेमो के लिए, और 18 जो है चोरी और क्षति हो जाता है उसके लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वहीं आप पढ़िए, ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ने के आपके पास टाइम नहीं है, इस बात को हम भी समझते हैं। क्वेश्चन को मिक्स कर दें या ज्यादा भारी से भारी क्वेश्चन आपके सामने रख दें, नंबर आपका टेस्ट में कम आएगा। ठीक है, तो कहिए कि नहीं क्वेश्चन तो अच्छा था, अच्छा क्वेश्चन देते हैं, लेकिन नहीं, यह गलत होगा। जो क्वेश्चन आता है उसी को पढ़िए, जो रनिंग क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। और डीपली के चक्कर में रनिंग क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, और रनिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा और आप कंफ्यूज कर जाइएगा। ठीक है, इसलिए रनिंग क्वेश्चन पर ही ध्यान दें, और इस सेट में जितने भी नियम वाला क्वेश्चन है उस पर विशेष करके ध्यान दें। आप लोग भी जितने भी नियम वाला PDF जो आप लोग को गया है, जैसे आपको बता दे पास, PTO, लीव, इंसेंटिव, HOER, स्टोर, D&AR, रेल आचरण नियम 1966, ये सब क्वेश्चन जितने भी है इसमें, इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ें, क्योंकि इससे क्वेश्चन इस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चालाक आदमी का इशारा काफी होता है। CNW में उपयुक्त किए जाने वाला समान और गैर अनुबंध का प्रकार थर्मामीटर किसके द्वारा साथ काम करते हैं? ठीक है, तो ये जो है इंफ्रारेड रे के द्वारा काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हील ट्रेड पर मानक टेपर कितना? देखिए, ट्रेड की अब बात किया है, ठीक है ना। व्हील होता है, इस पर जो व्हील ट्रेड उसी को कहा जाता है जो लाइन पर जो टच होता है, जो लाइन पर टच होता है, चौड़ा सा जो भाग होता है। ठीक है,
उसी को हम लोग व्हील ट्रेड कहते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि व्हील ट्रेड में मानक टेपर जो होता है, स्टैंडर्ड टेपर जितना रखा गया है कितना होना चाहिए, तो 1/20, ठीक है, 1 से 20 तक, 1 में 20, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय रेल में आमतौर पर किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग होता है। AAR टाइप, कहाँ दिया हुआ है, सी नंबर में AAR टाइप का प्रयोग किया जाता है। अब आप लोग के दिमाग में हो कि नहीं CBC जो है प्रयोग किया जाता है, कि स्क्रू कपलिंग प्रयोग किया जाता है, नहीं, सेकू कपलर प्रयोग किया जाता है, सेमी परमानेंट प्रयोग किया जाता है, AAR टाइप कहाँ से आ गया, ठीक है। तो AAR का ही वो सब हिस्सा है, भाग है, या इसी सब का मतलब कि वह भाग है, इतना समझिए, ठीक है। तो उस टाइप से जब क्वेश्चन आता है CBC स्क्रू कपलिंग ये जो भी है, तो उसमें जो है आपको आएगा कि LHB में किस प्रकार का, ध्यान दीजिएगा इस पर, हमारे बातों पर आप लोग कॉपी कलम में नोट कर लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन अगर आ जाए कि LHB में किस प्रकार का CBC का प्रयोग किया जाता है, तब में हो जाएगा H टाइप CBC, नहीं, H टाइप CBC, ठीक है, सेंटर बफर, H टाइप सेंटर बफर कपलर, ठीक है। एंटी क्लाइमिंग होता है वो, एक क्वेश्चन आता है, देखो एंटी क्लाइमिंग शब्द का प्रयोग कर दिए, तो एंटी क्लाइमिंग का मतलब ये होता है कि एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़े, ठीक है, इसी को हम लोग एंटी क्लाइमिंग कहते हैं। ऑप्शन में आता भी है, यही इसका आंसर होगा एंटी क्लाइमिंग का, ठीक है। तो अगर LHB में अगर पूछता है तो H टाइप, ठीक है, LHB में जो है H टाइप CBC का प्रयोग करेंगे। और ICF में जो आता है, ICF में, तो इसमें जो है स्क्रू कपलिंग का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। और डेमू मेमू जो होता है, डेमू मेमू में, इसमें जो है हम लोग सेकू कपलर का प्रयोग करते हैं, लिख लीजिएगा कौन सा, सेकू कपलर का प्रयोग करते हैं। और वंदे भारत, ठीक है, वंदे भारत में जो है, वंदे भारत में किस कपलर का प्रयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, वंदे भारत में जो है कहीं कहीं लिख देता है कि डेलेनर कपलर, ठीक है, तो भी सही है, क्योंकि यह सेमी परमानेंट कपलर जो है डेलेनर कंपनी ने बनाया था, ठीक है, इसलिए डेलेनर कंपनी के ने बनाया था, इसलिए उस कपलर को जो है सेमी परमानेंट कपलर को डेलेनर सेमी परमानेंट कपलर भी कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, डेलेनर कपलर या डेलेनर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत कम आता है, आप लोग की जानकारी के लिए हमने बता दिया कि डेलेनर कंपनी ने बनाया है सेमी परमानेंट कपलर को, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में आमतौर पर किस प्रकार के सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है, तो AAR टाइप का, और इसी का ये सब भाग है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कोच का नाम जरूर आएगा, लेकिन कोच में यहाँ पर नहीं है, भारतीय रेल का मतलब हो गया कि ऑल रेल का मतलब यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि गुड्स में जो प्रयोग होता है, गुड्स में जो है किस टाइप के कपलर का प्रयोग होता है, तो इसमें जैसे LHB में H टाइप CBC, तो इसमें जो है E टाइप CBC ई टाइप CBC सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है गुड्स में। LHB में H टाइप स्क्रू कपलिंग, ICF में डेमू मेमू में सेकू कपलर, और वंदे भारत में सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। 31 नंबर में ART दिन के समय मतलब सायरन बजने में मिनट भीतर शुरू होना चाहिए, मतलब कि ART जो निकलता है, अगर सायरन बज जाए, ठीक है, कहीं मतलब कि एक्सीडेंट या कुछ खतरा हुआ है, तो कितने देर में उसको निकल जाना चाहिए दिन के समय में। तो ये इसमें 2 क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मात्र 2 ही क्वेश्चन आता है, इससे ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है दिन के लिए है 30 मिनट, और ये 45 मिनट जो दिया है, 45 मिनट, यह रात के लिए, ठीक है। तो रात में सायरन बजने के 45 जो है मिनट के अंदर ART जो है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन जो है, निकल जाना चाहिए, जबकि दिन के समय में 30 मिनट के भीतर जो है शुरू हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, ठीक। यही 2 ही क्वेश्चन आता है, ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार क्रेच प्रदान किया जाना चाहिए यदि डैश अधिक कर्मचारी काम कर रहे हों, ठीक है। तो क्रेच है क्या, पहले इसको समझिए। क्रेच, देखिए, क्रेच का मतलब होता है पालना घर। जैसे जितने भी महिला रेल कर्मचारी हैं, तो उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जो माँ के साथ आ जाते हैं
नहीं रह पाते हैं घर पर या कोई रखने वाला नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए, या इस तरह भी समझ सकते हैं कि महिला लोगों को आराम के लिए भी क्रेच जो है होता है, या पलना घर, शुद्ध रूप से उसका पलना घर नाम है, ठीक है, महिला लोगों के लिए, ठीक है ना। तो यही कह रहा है कि कितने कर्मचारी, महिला कर्मचारी होंगे तो क्रेच की व्यवस्था होना चाहिए, यह क्वेश्चन आपसे कर रहा है। तो ये जो है 30 गो अगर महिला कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके कारखाने में, तो वहाँ पर एक क्रेच की व्यवस्था होना चाहिए, पलना घर की व्यवस्था होना चाहिए। उन लोगों के छोटे छोटे शिशु बच्चे जो होते हैं साल भर, 2 साल 3 साल के लिए, उसमें वो रहते हैं, आराम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर में क्या करें, फैक्ट्री अधिनियम 1948 धारा 46 के प्रावधान रेलवे प्रशासन पर रेलवे प्रतिष्ठानों में कैंटीन स्थापित करने के लिए वैधानिक दायित्व लगते हैं जहां कर्मचारियों की संख्या से अधिक हो। देखिए, हम ये सब चीज़ का पीडीएफ आप लोग को दिए हैं, फैक्ट्री एक्ट 1948 वाला भी पीडीएफ दिए हैं, रेल आचरण वाला भी दिए हैं, इंसेंटिव का भी दिए हैं, ठीक है ना। ये जितने भी है नियम कानून वाला, सारे के सारे एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। ऐसे भी सारे, इससे सारे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेट के अंदर, जो भी रेगुलर जो टेस्ट में बने रहते हैं उनको तो क्वेश्चन मिलता ही रहता है हमेशा, और टेस्ट देते रहते हैं उनको क्वेश्चन हमेशा रनिंग रहता है, मिलते रहता है, रटा भी जाता है। लेकिन फिर भी हमसे जो जुड़े हुए हैं उनसे सलाह देंगे कि एक बार जरूर, सप्ताह में एको बार जरूर नियम वाला जितने भी क्वेश्चन है उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो ये जो है आपसे क्वेश्चन किया है कि कैंटीन की व्यवस्था जो है कितने कर्मचारी हो तो होना चाहिए, ठीक है। तो सॉरी, चलिए, तो ये जो है 250 होना चाहिए कर्मचारियों की संख्या, तब एक कैंटीन की व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। तो रेलवे फैक्ट्री एक्ट 1948 वाला आप लोग पीडीएफ पढ़ेंगे, उसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। काम कितना देर तक करना चाहिए, रेल है HOER में हावर और संपिराइल में काम कितना का, और फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत ये सब नियम है कि हाँ फैक्ट्री के अंतर्गत अंदर में कितने मतलब स्पीड में गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं। और जैसे लिफ्टर है, फोर्क लिफ्टर, वो कितने स्पीड में चलना चाहिए, बाइक आपका है कितना स्पीड में चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 वाला जो पीडीएफ है उसमें पढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इसका भी हम बता देते, लेकिन आप लोग नहीं बताएंगे इसलिए कि आप लोग पीडीएफ को पढ़ें। चलिए, कह रहा है सीपी ग्राम नागरिक के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, सीपी ग्राम एक ऐसा चीज़ है कि ऐसे तो आप लोग जो भी कंप्लेन है, जो जिस संस्था में है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, कहीं भी आप काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो कहीं भी अगर काम कर रहे हैं, कंप्लेन अपने उच्च अधिकारी को देते हैं, लेकिन वहाँ पर आपका कंप्लेन अगर नहीं सुना जा रहा है, तो सीपी ग्राम पर अगर आप कंप्लेन अगर कर दीजिएगा ना, तो डायरेक्ट दिल्ली जाएगा, ठीक है। और 1 सप्ताह के अंदर आपका समस्या का समाधान होगा, वहाँ से ऑर्डर होगा डायरेक्ट। यह कंप्लेन लास्ट स्थिति में किया जाता है, जब आपका कंप्लेन कोई नहीं सुनता है, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए जो है कंप्लेन सीपी ग्राम किया जाता है। ये बहुत ही मतलब समझिए तो डेंजर होता है, ठीक है ना। इसमें 100% आपको सुना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, इसका ऑप्शन से ही आप समझ जाइएगा। देखिए, ये में क्या करें, सेवा वितरण से संबंधित किसी भी भविष्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से सक्षम अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए यह साइज दिया हुआ है 24x7। भारत सरकार और राज्य सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा एक पोर्टल है, ठीक है ना। प्रत्येक मंत्रालय और राज्य इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है, मतलब कि चाहे वो कोई भी मंत्रालय हो, वो सबका यहाँ तक मतलब पहुंच है, वह यहाँ पर मतलब कि वह शिकायत कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए इसका आंसर घ हो जाएगा, ऑल, ठीक है ना। ये शिकायत करने वाला यह एक क्या है, पोर्टल है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर एक पोर्टल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 में क्या करें, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कौन है, किशोरावस्था जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो किशोर जो है 15 बरस से अधिक और 18 बरस से कम वाला जो है किशोरा अवस्था में गिना जाता है, ठीक है। और 18 बरस से जो ही ऊपर जाएगा तो यह युवा अवस्था में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यह जो है
किशोर कौन सा है? 15 बरस और 18 बरस के बीच वाले उम्र जो है वो किशोरावस्था में है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 में। मैनिपुलेटर क्या है? देखिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, रनिंग क्वेश्चन है। तो मैनिपुलेटर क्या है? एक डाउन हेड वेल्डिंग है, ठीक है, डाउन हेड वेल्डिंग है जो बी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है। तो वेल्डिंग वाला भी आप लोगों को हम दिए हैं पीडीएफ, उसमें जाकर आप लोग पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस दोष की पहचान केवल ईयूएसटी द्वारा की जा सकती है? ठीक है, तो ईयूएसटी का मतलब होता है अल्ट्रासोनिक टेस्ट। तो इससे जो है आंतरिक दरार का हम लोग पता करते हैं, ठीक है। विशेष करके एक्सल जो होता है उसमें बीच में क्रैक हो जाता है और उस पर जंग उंक लगे रहते हैं, पता नहीं चलता है, ठीक है ना। हल्का सा क्रैक होगा तो इसमें पता नहीं चलता है, तो वहां पर ईयूएसटी हम लोग करते हैं, अल्ट्रासोनिक टेस्ट। एक तार होता है जो दोनों तरफ से ले आकर के इसमें लगाते हैं, यहाँ पर एक मशीन होता है, ठीक है ना, लगाते हैं तो यहाँ पर एक ग्राफ ऐसे चलता है, जैसे आप लोग को ईसीजी जो होता है उसी प्रकार यहाँ पर ग्राफ चलेगा, ठीक है ना। जब इसमें कोई भी अगर दरार है तो यहाँ पर ग्राफ जो है आपका जो है कट जाएगा, ठीक है ना। तो समझा जाता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं इस एक्सल में क्रैक, समझे कि नहीं समझे। तो हम लोग इंटरनल क्रैक, आंतरिक दरार जो है हम लोग ईयूएसटी के द्वारा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं। 38 नंबर में देखिए और क्या कह रहा है कि एससीटीआर, एससीटीआर, ठीक है। एससीटीआर का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए। इसका होता है सिंगल कार टेस्ट रिंग, सिंगल कार टेस्ट रिंग। और कहीं लिख देता है एस के जगह कार यानी सी की जगह पर डब्लू लिख देता है, SWPR, ठीक है। तो डब्लू का मतलब हो जाता है वैगन, सिंगल वैगन टेस्ट रिंग, ठीक है। और सी का मतलब होता है कार यानी कोच के लिए बात किया गया है, ठीक है। तो सिंगल वैगन टेस्ट रिंग और सिंगल कार टेस्ट रिंग, ठीक है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर आप लोग कॉपी में नोट कर ले। अब चलिए आपके क्वेश्चन क्या कर रहा है इसके बारे में देखें। तो एससीटीआर के साथ संवेदनशील यानी सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में कर रहा है। परीक्षण जो है के दौरान ब्रेक पाइप का दबाव जो है, गिरावट जो है कितना होता है, यह आपसे क्वेश्चन कर रहा है, यानी सेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो सेंसिटिविटी टेस्ट और इनसेंसिटिविटी टेस्ट के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी टेस्ट अगर पूछता है संवेदनशील परीक्षण, तो 0.6 kg/cm² इन 6 सेकेंड, ठीक है। अगर इनसेंसिटिविटी टेस्ट आ जाता है, इनसेंसिटिविटी माने असंवेदनशील परीक्षण, ठीक है, तो 0.3 kg इन 60 सेकेंड, ठीक है, यह ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनसेंसिटिविटी टेस्ट अगर पूछता है तो, अगर सेंसिटिविटी टेस्ट पूछता है, संवेदनशील पूछता है, तो 0.6 kg इन 6 सेकेंड। तो इसमें ज़्यादातर जो है आप लोग कंफ्यूज करते हैं सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट वाला में, ठीक है ना। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट में देखिए सेंसिटिविटी याद करने का तरीका, सेंसिटिविटी अगर पूछता है तो दोनों बराबर है, 6 बराबर है, ठीक है ना। याद करने के लिए कैसे हो याद कर जाइए, ठीक है ना। तो जिसमें अंक बराबर है 6 तो सेंसिटिविटी हो जाता है, और इनसेंसिटिविटी टेस्ट में जो है अंक बराबर नहीं है, 0.3 kg/cm², देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इन 60 सेकेंड, ठीक है। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट के लिए यह हो गया, ठीक है ना, और यह सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए आप लोग याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं 39 में। बीपी कम होने पर निम्नलिखित में से किस जलाशय में वायु दाब ब्रेक लगने के लिए संदर्भ बदल दबाव होगा, ठीक है। तो देखिए सी नंबर में कंट्रोल रिजर्वायर जो दिया है इसका सही आंसर हो जाएगा। कंट्रोल रिजर्वायर जो है में मतलब दबाव होगा, ठीक है। यानी जब बीपी का दबाव क्या करें, बीपी यानी ब्रेक पाइप कम होने पर निम्नलिखित में से किस जलाशय में, यानी इसका कंट्रोल रिजर्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं इसे, क्वेश्चन एक आता है कि डीबी अगर आइसोलेट कर दिया जाए या जो भी कर दिया या खराब हो जाए तो कौन सा मतलब कि डिवाइस जो है चार्ज नहीं होगा, तो उसका होता है CR एंड VC, यानी कंट्रोल रिजर्वायर एंड VC यानी ब्रेक सिलेंडर, ठीक है। तो उसी से संबंधित यह क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करता है, तो आप लोग यहाँ पर इसको भी याद कर लेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन। 40 में क्या करें कि स्टॉक आइटम में आवंटित PL नंबर अंक शामिल। तो PL नंबर पहले आप इसके बारे में जानिए। PL नंबर का होता है प्राइज लिस्ट नंबर, प्राइज लिस्ट नंबर जो 8 अंक का होता है, ठीक है ना, 8 अंक का होता है, जिसमें प्रथम 2 अंक जो होता है, प्रथम 2 अंक जो है ग्रुप को दर्शाता है, उसके बाद के 2 अंक जो है
सब ग्रुप को दर्शाता है, और उसके बाद के 3 अंक जो है आइटम के क्रम को दर्शाता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा मेरे आवाज को सुन करके, आइटम के क्रम को दर्शाता है। ठीक है ना, मेरा स्टोर वाला पीडीएफ जो VVI चुनिंदा जो हम बनाए हैं, भेजे हैं आप लोगों को, उसको आप जा करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, 2 2 4 3 7, और लास्ट में जो डिजिट जो एक अंक जो बचता है वह चेक डिजिट होता है। ठीक है, चेक डिजिट होता है। तो ग्रुप दो, अगला प्रथम 2 अंक जो है ग्रुप, उसके बाद के 2 अंक सब ग्रुप को दर्शाता है। उसके बाद के 3 अंक जो होता है, कोई अंक जो है 8 को यहाँ पर लिख दीजिए, उसी में से आप छांट लीजिए। तो उसके बाद के 3 अंक जो होता है वो आइटम के क्रम को दर्शाता है, और लास्ट अंक जो होता है वो चेक डिजिट को दर्शाता है। टोटल जो है 8 अंक का होता है। ठीक है, आप जा करके पढ़ेंगे उसको, स्टोर वाला पीडीएफ। कह रहा है कि लक्ष्य एक्सेल के साथ रोलिंग स्टॉक को स्थानांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर बी में क्या, व्हील स्केट। ठीक है, व्हील स्केट इसका आंसर हो जाएगा, रट लीजिएगा। देखिए SCTR के साथ देखिए आ गया असंवेदनशील यानी इनसेंसिटिविटी टेस्ट। परीक्षण के दौरान जो है ब्रेक पाइप का दबाव कितना दर, मतलब उसका निकास दर क्या हो जाता है। तो इनसेंसिटिविटी टेस्ट जो अभी हमने समझा है कि 0.3 kg/cm² इन 60 सेकेंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। BM का मतलब बोर्ड मॉडल या क्वेश्चन है। 43 में देखिए कह रहा है कि IRCA का विस्तार रूप या फुल फॉर्म या पूछ रहा है। ठीक है, तो पढ़िए सी नंबर में, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ठीक है, तो यह फुल फॉर्म वाला है, आप लोग याद कर लेंगे। 44 में क्या कह रहा है, BAM का विस्तार यह कह रहा है। तो इसमें सी नंबर में देखिए, बेयरिंग अकाउंटिंग मॉनिटर। ठीक है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो गया, इसमें जो है सी नंबर हो गया। ठीक है, 45 में देखिए OMRS का विस्तार रूप या फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक सिस्टम, यानी इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 46 में देखिए पीएच स्केल का तटस्थ मान क्या है। तो पीएच मान जो है, आप लोग तो तैयारी जो आप सर्विस के पहले से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि 7 से अगर कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक हो जाएगा तो वो क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, तो तटस्थ मान जो है नेचुरल मतलब वैल्यू जो है 7 होता है। ठीक है, 7 से अगर अधिक हो जाता है, 7 से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 में ट्रेनों का BPC किस पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, 47 नंबर में देखिए लिखा है ROAMS, ये पोर्टल का नाम है, इसके माध्यम से हम लोग उत्पन्न करते हैं। BPC का फुल फॉर्म हो जाता है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट। ट्रेनों का BPC यानी ब्रेक पावर सर्टिफिकेट किस पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वह ROAMS से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर में DRM की निरीक्षण गाड़ी का परिवहन कोड क्या होता है। ठीक है, निरीक्षण गाड़ी का जो है परिवहन कोड क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका RA होता है। RA का जो भी क्वेश्चन गाड़ी जो होता है उसको बड़ी ध्यान से काम किया जाता है। उसमें जो है DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर साहब जो है उस पर जो है बैठते हैं। ठीक है ना, निरीक्षण के लिए वो गाड़ी होता है, उसमें पुल्ली हो या चक्का हो या बोगी हो, कोई भी चीज बहुत ही बारीकी से, उसमें जरा सा भी अल्टर नहीं चलेगा। ठीक है ना, बहुत बारीकी से अच्छे ढंग से उसको फिट किया जाता है, क्योंकि उसमें निरीक्षण गाड़ी, उसमें DRM साहब चढ़ते हैं निरीक्षण के लिए। ठीक है, इसलिए आप लोग को भी कह देते हैं कि RA का जो भी गाड़ी के काम कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहा हो RA में, तो उसको बहुत ही बारीकी से आप लोग काम करेंगे, नहीं तो चार्जशीट मिल सकता है। ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन कोड जो है, परिवहन कोड जो है, निरीक्षण क्वेश्चन आता है यहाँ पर तो DRM लिख दिया है कि, लेकिन कहीं कहीं DRM नहीं लिखता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये लिखता है कि निरीक्षण गाड़ी का मतलब इन्फेक्शन कैरिज का ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, तो RA होता है। जैसे ये तो हो गया। जैसे पेंट्री कार का क्या होता है, आप लोग लिख लीजिए पेंट्री कार।
पेंट्री कार का क्या होता है, तो WCB, ठीक है। फर्स्ट क्लास एसी का क्या होगा, तो फर्स्ट क्लास एसी का FAC हो जाता है, ठीक है ना। और 2 टियर का कितना क्या हो जाएगा, 2 टियर का, तो 2 टियर का होता है CW, ठीक है। CW यहाँ पर एसी लगा देंगे तो ACCW हो जाएगा, यानी एसी मतलब 2 टियर का CW होता है। और उसके बाद में आता है 3 टियर, ठीक है। तो इसमें 3 टायर का जो होता है CN होता है, CN होता है, ठीक है। अब CN है, अब यहाँ पर AC हम लगा देंगे तो ACCN हो जाएगा, यानी AC 3 टायर हो जाएगा, ठीक है। तो आप केवल 3 टायर का याद रखिए, 3 टायर का CN होता है, ठीक है। और चेयर कार का जो है, चेयर कार का CZ होता है। और AC चेयर कार है तो यहाँ पर फिर हम AC लगा देंगे, ACCZ हो जाएगा, अर्थात AC चेयर कार हो जाएगा। लेकिन केवल चेयर कार के लिए CZ होता है, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं ना जो हम बात बोल रहे हैं। पावर कार का RM होता है, लगेज कम ब्रेक बर्न, LRRM होता है, ठीक है ना। तो वो सब आप लोग ट्रांसपोर्टेशन कोड भी याद कर लीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन से भी आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में, कह रहा है कि यात्री शिकायतों को एकल प्लेटफॉर्म के अंतर्गत लाया जाता है जिसका नाम है रेल मदद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। रेल मदद एक ऐप है, प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप जो है कोई भी शिकायत आप कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे आप सफ़र कर रहे हो कोई भी शिकायत आप कर सकते हैं। आगे है कि रेलवे बोर्ड कहाँ स्थित है, तो रेलवे बोर्ड जो है आपके न्यू दिल्ली में स्थित है, ये तो अच्छे ढंग से आप लोग जानते हैं। चलिए, हम तो 50 क्वेश्चन का ही मतलब वीडियो बनाते हैं, आप लोग इस बारे में तो जानबे करते हैं। फिर हम इसके बाद का आगे हम वीडियो आप लोग के सामने हम लाएंगे। 50 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है हम एक बार कहेंगे कि आप लोगों का अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो उसका आप लोग क्वेश्चन भेज दिया करें, ठीक है। और इधर जो है वीडियो जो है नहीं बन पा रहा है, थोड़ा-सा हम परेशान हैं, आप लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करूँगा, ठीक है। जो भी हमने बताया है इस वीडियो में, अधिकतर इस सेट में भी जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। नियम से ज़्यादातर क्वेश्चन है, टेक्निकल क्वेश्चन कम है, सारे क्वेश्चन याद कर जाएंगे, बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।